बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमडी कैट प्रिपरेशन सीरीज़ ऑब्जेक्टिव डिस्कशन वीडियो और इसमें हम पीएमसी मॉडल पेपर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और इसमें एमसीक्यूज़ जो हैं वो केमिस्ट्री के 56 एमसीक्यूज़ आउट ऑफ 210 जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये टेस्ट नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बुक की स्टेटमेंट्स हैं वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपको जो है वो बुक के जो मटेरियल है उसको बार बार रिवाइज़ करना है क्योंकि डायरेक्टली उसमें से स्टेटमेंट्स उठाकर क्वेश्चन दे दिया जाता है और अगर स्टूडेंट्स ने बहुत मुश्किल प्रिपरेशन की हो तो वो सिंपल क्वेश्चंस के आंसर्स में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एट दी एंड जो है वो मैं आपको इसको कंक्लूड करके बताऊंगी। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द थॉट ऑफ द डे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हैं दुआएं। ठीक है, हमें अपनी लाइफ में दुआओं का ख़ास एहतमाम करना चाहिए क्योंकि दुआओं से ही हमें अपनी लाइफ का मकसद, अपने पर्पस और गोल और उसकी डायरेक्शन का पता चलता है। ठीक है, और हमें अपना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने प्यारों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हक जो है हमारी अगर दुआओं पे है वो किसका, हमारे पेरेंट्स का। ठीक है, तो आपने ये जो आज मैं आपसे दुआ शेयर कर रही हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी इसको उन्होंने अपनी डेली लाइफ रूटीन में रखा भी होगा और अगर किसी जो कोई भूले हुए भी हैं तो वो भी इसको ऐड कर लें। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। तो ये बहुत ही अच्छी दुआ है कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर मांगनी चाहिए जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक। उन्होंने जो हमारी परवरिश की है, आगे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, तो हमें हर डे जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगनी है और स्पेशली इन वर्ड्स में मांगनी है। ठीक है, ये कुरानिक दुआएं होती हैं तो हमें इनको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जेक्टिव मैंने लिए हैं ये मैंने voicegod.com से लिए हैं। आप जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और केमिस्ट्री के अलावा बायो, फिज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल क्वेश्चंस के जो है वो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। जो टिप्स मैंने आपको एमडी कैट प्रिपरेशन के लिए बताई हैं वो ऑलरेडी टेस्ट नंबर 1 में हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं, तो आपने उसको वहाँ से उसकी डिस्कशन देख लेनी है। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट में बताएं तो वही बात है कि आपने अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करना है। ठीक है, और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और मेहनत जो है वो राइट डायरेक्शन में करनी है और वो राइट डायरेक्शन में आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी कि राइट डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप जो है वो अपने मकसद में कामयाब होंगे और आप जो है वो फुल मार्क्स ले सकते हैं इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है ना तो ये वही नंबरिंग होगी जो कि आपके पीएमसी मॉडल पेपर में जो इसका नंबर होगा वही होगा। ओके, ऑल एलिमेंट्स गेट देयर स्टेबलाइजेशन टू अटेन नियरेस्ट डैश कन्फिग्रेशन। तो ये तो बहुत ही ईजी है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट जो है वो या डुप्लेट कंप्लीट होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, द फोर्सेस प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज। जो मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेस होती हैं, ठीक है, विद इन लिखा हुआ है, ठीक है, बिटवीन नहीं लिखा, विद इन द मॉलिक्यूल। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर ये और ये जो फोर्सेस हैं वो कौन सी फोर्सेस हैं हमारे पास, वो केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, बाकी हमारे पास जो है इंटरमॉलिक्यूलर, वंडरवॉल और वीक फोर्सेस, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होगी। ठीक है, लेकिन विद इन द मॉलिक्यूल नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर बाय एन अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड एज। यानी आप सिंपल अभी देख लें कि अगर वाटर का एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाए, ठीक है, और उसकी जगह हम आर ग्रुप ऐड कर लें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ROH। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, अल्कोहल्स। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन टू अ यूनी नेगेटिव आयन इज ऑलवेज। अब ये कौन सा प्रोसेस है, वैसे तो आपको पता है कि जब आप किसी भी
एटम में, ठीक है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब करीब आ रहा होता है, ठीक है, और उस शेल में ऐड होने लगता होता है, तो वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है, ठीक है, और उसके बाद वो एटम जो है वो क्या बन जाता है, यूनी नेगेटिव, ठीक है, यानी उसके ऊपर एक नेगेटिव साइन आ जाता है। लेकिन अब यूनी नेगेटिव में एक और आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ऑलरेडी इसमें वैलेंस शेल में पहले ही इलेक्ट्रॉन्स थे, एक और आपने ऐड कर दिया, अब एक और ऐड करें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का सेम चार्ज का रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें आप क्या होगा, एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। दैट्स वाई दिस इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू, ये भी बहुत सिंपल है हमारे पास। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन्स से कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, हैसेस लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ हीट समेशन, ठीक है, यानी इसमें हम कहते हैं ना कि अगर एक जो रिएक्शन है वो मोर देन 1 स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट स्टेप की जो एनर्जी है, ठीक है, और इनडायरेक्ट स्टेप्स में अगर वो हो रहा है, ठीक है, मोर देन 1 स्टेप्स में, तो इन तमाम की एनर्जी को ऐड करें तो वो इस डायरेक्ट स्टेप की एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हीट ऑफ या हीट ऑफ समेशन या हीट समेशन, ठीक है, हैसेस लॉ। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट डैश इज़ यूज्ड कॉमनली बाय मटीरियोलॉजिस्ट। अब ये देखने में तो आपको समझ नहीं लग रही कि मतलब भाई क्या है, कौन सा यूनिट है, किसकी बात हो रही है, कोई क्वांटिटी, मतलब कोई क्वांटिटी ही नहीं बताई गई कि किस क्वांटिटी का यूनिट जो है वो मटीरियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको इस ऑब्जेक्टिव नंबर 7 से आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो है वो मिली बार इसका आंसर है, और पंजाब टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट ये क्वेश्चन लाइन उठाई गई है, ठीक है, और वहाँ पे अलग से भी बताया हुआ था कि इंजीनियर्स जो है वो कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, और तो ये असल में प्रेशर के यूनिट्स हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में जब आप पंजाब टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो वहाँ यूनिट्स ऑफ प्रेशर में आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा कि इंजीनियर्स कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं और मटीरियोलॉजिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिली बार इसका आंसर है। तो मैं इस वजह से मैं आपको बता रही थी कि बुक्स को थॉरली रीड करना जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, द आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज़ नेम्ड एज। तो ये भी आपके पास डायरेक्टली जब आप अल्काइल हैलाइड का चैप्टर ओपन करते हैं तो उसमें आपको हेलो अल्कीन्स का वर्ड नज़र आता है कि आप इसको अल्काइल हैलाइड्स भी कह सकते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है ना अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। यानी आप इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर से इधर लिखेंगे तो आप इसको क्या कहेंगे, हेलो अल्कीन्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स हाइड्रोजन एड्स अक्रॉस। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ऑब्वियसली बात है हमारे पास क्या चीज़ होती है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और ऑब्वियसली बात है उसमें से पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा और कार्बन के साथ भी एक आपके पास जो है न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी सिंपल है हमारे पास, कार्बोनाइल सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द स्मॉलेस्ट अल्केन दैट शोज आइसोमेरिज्म इज। अब आइसोमेरिज्म का भी टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है कि कौन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। जैसे अब 1 कार्बन मीथेन है तो वो तो अब अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं हो सकती कार्बन चेन की, अब इसमें भी नहीं हो सकती, 2 कार्बन में भी, 3 में भी नहीं हो सकती, लेकिन 4 में जो है वो आपके पास हो सकती है, यानी स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और इस तरह से ब्रांच में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है ब्यूटेन, ठीक है। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट अल्केन जो कि आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, अल्केन्स आर कॉल्ड। अल्केन्स को क्या कहते हैं, अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं। इसी तरह अल्कीन्स को भी आपको पता होना चाहिए ओलेफिन्स कहते हैं, ठीक है, ऑयल फॉर्मिंग। और पैराफिन्स का मतलब है कि लेस एफिनिटी, ठीक है। अल्केन्स अनरिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन्स चेंज इनटू। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं और अगर प्रोटीन्स टूटेंगे तो उससे अमाइनो एसिड्स ही बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू बोहर द ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बोहर ने क्या कंसिडर किया था कि वो ऑर्बिट्स क्या हैं, सर्कुलर हैं, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला था कि वो बिल्कुल सर्कुलर इन शेप नहीं है बल्कि थोड़े एलिप्टिकल से होते हैं, ठीक है।
लेकिन बोहर ने ये बताया था कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। Next is question number 14. During bond formation, d orbitals split into dash of orbitals. ठीक है, यानी d orbitals जो है वो कितने orbitals में फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, ये भी डायरेक्ट आपकी बुक में से ही क्वेश्चन स्टेटमेंट ली गई है नेशनल बुक फाउंडेशन से। तो ये आपके पास 2 सेट्स में जो है वो स्प्लिट होते हैं, T2G और EG। यानी ये जो d orbitals होते हैं ना 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 और ये इस तरह से। ठीक है, T2G इनको कहते हैं और EG कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले चैप्टर से ये स्टेटमेंट ली गई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक है, तो इसमें अब SN2 में आपको पता है कि दोनों जो यानी लीविंग ग्रुप का लीव करना और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वो एक ही स्टेप में हो रहे होते हैं। तो वही बात है कि अब न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करेगा, ऑपोजिट ऑफ द लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये हमने बहुत डिटेल में SN1 SN2 में पढ़ा हुआ है और वो बहुत इजी है ये MCQ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एट लो टेम्परेचर एंड हाई एसिड कंसनट्रेशन रिजल्ट्स इन। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का मैंने जब आपको अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ा रही थी, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको सेकेंड ईयर में बहुत डिटेल में बताया कि ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अब होता अल्कोहल ही है। ठीक है, स्टार्ट में अल्कोहल ही होगा। ठीक है, और एक जो है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रोडक्ट बन रही है और एक 180 पे बन रही है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे क्या बन रहा है और हाई पे क्या बन रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास लो टेम्परेचर पे जो है वो ईथर बनता है और हाई टेम्परेचर पे अल्कीन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इसका आपको आना चाहिए, मैकेनिज्म रिएक्शन भी लिखना आना चाहिए, मैकेनिज्म भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड। एंथैल्पी आपके पास इंटरनल एनर्जी होती है, यानी डेल H जो होता है वो आपके पास डेल E और P डेल V। ठीक है, इसको हम वर्क डन भी कहते हैं, ये इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किस में ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमियम में ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। वही बात है कि ये तो आप इजीली कर भी सकते हैं ना। ठीक है, यानी आपने पहले इसको अरेंज करना है, मैग्नीज़, ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज़, कॉपर, जिंक। ठीक है, इसका 30 है एटॉमिक नंबर और कॉपर का 29 है, क्रोमियम का 24 है, मैग्नीज़ का 25 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो आपको इजीली पता चल जाता है वहाँ पर कि क्रोमियम जो है वो 4s2 3d4 से 4s1 और 3d5 में चला जाता है, यानी 5 और एक 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इसमें, बाकियों में 5 और फिर और कम, और जिंक में तो बिल्कुल भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। द डिस्टिलेशन विच इज़ कैरीज आउट अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज कॉल्ड एज। ये फर्स्ट ईयर में आपने डिटेल से पढ़ा है, इसको हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वल्स टू। तो ये आप नेशनल बुक फाउंडेशन में तो आपको ये प्रॉपरली टॉपिक नहीं मिलता, यानी वैल्यूज़ कहीं ना कहीं यूज़ हुई हुई हैं, लेकिन पंजाब की टेक्स्ट बुक से ये डायरेक्टली क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है और इसकी वैल्यू भी जो है वो लिखी हुई है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। कार्बोनाइल सिस्टम हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज। अब आपने 2 तरीके की कंडेंसेशन पढ़ी हैं। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन। तो अब जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा वो क्या करेगा, कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन परफॉर्म करेगा, यानी जो एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट .1 वाटर मॉलिक्यूल व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो क्या होगा, मतलब ये इनके ना आप कह सकते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ये। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और चीज़ सॉलिड में ही रहती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लूज वाटर एंड रिमेन सॉलिड।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। एज फॉर एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई विल ऑल्सो। वैसे तो हमें पता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो आयनिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो डिक्रीज़ हो रहा है ना, वो उस डिक्रीज़ में क्या होगा, वो ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ होगा या आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होगा या किस तरह से डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ देखी जा रही है कि आयनिक रेडियस की बात हो रही है, सिंपल न्यूट्रल एटम की बात नहीं हो रही, आयनिक रेडियस की बात हो रही है कि आयनिक रेडियस यानी ऑलरेडी कैटाइन या एनाइंस बने हुए हैं, ठीक है, और उसका रेडियाई जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने से क्या होगा, वो रेडियाई ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो वो उसको और ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने लग जाएगा, तो जिसकी वजह से वो डिक्रीज़ जो देखा जा रहा है वो लार्ज हो जाएगा, ठीक है। लार्जर डिक्रीज़ जो है वो नोट किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द फाइनल स्टेप टू बैलेंस द इक्वेशन इज़। फाइनल स्टेप को क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। तो इंस्पेक्शन मेथड में हम जो है वो चेक करते हैं ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन जो है वो खुद ही बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो वर्ड इंस्पेक्शन मेथड जो है ये वर्ड आपकी बुक में यूज़ हुआ है और तमाम अदर एटम्स बैलेंस करने के बाद फिर हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं और एट द एंड हाइड्रोजन खुद ही बैलेंस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। हीट ऑफ सोल्यूशन फॉर द सब्सटेंस हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक है और उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और सॉल्युबिलिटी कम हो रही है तो ये आपके पास नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है तो ये पॉजिटिव जो है वो आपके पास हीट ऑफ सोल्यूशन होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following act as an electrophile during nitration of benzene, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, तो नाइट्रोसोनियम आयन है यहाँ पर, ठीक है, NO2+, ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये एक्ट करता है और इसका प्रॉपर आपको नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में 5 to 6 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज़। तो ये भी आपके पास जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक से लिया गया है, ठीक है। 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए टेम्परेचर चाहिए है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29। न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर डैश प्रोटीन्स विच ट्रांसफर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये जो हमारे पास बायो केमिस्ट्री का चैप्टर है और उसमें प्रोटीन का टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये पंजाब टेक्स्ट बुक से लिया गया है, ठीक है, जिसमें आपके पास बताया गया कि जेनेटिक प्रोटीन्स होती हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन्स को जेनेटिक प्रोटीन्स भी कहते हैं कि जो कि हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को जो है वो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। तो ये आपको नेशनल बुक फाउंडेशन में ये नहीं मिलेगा। अगर आपने फिर पंजाब की टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, प्रोटीन का टॉपिक उसमें से पढ़ा होगा तो आप इस ऑप्शन को जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। मतलब कौन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड नहीं है, इसका मतलब है वो यहाँ पर देखें 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, तो आप रफ सा बना भी सकते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 हो गया। अब इसमें 2 में क्लोरो भी है और 2 पे मिथाइल भी है, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा है, ये टर्शरी है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड कैसे है कि आपके पास हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31। विद इम्प्योरिटीज़ लाइक फॉस्फोरस एंड सल्फर द ओपन हार्थ फर्नेस इज़ लाइंड विद। तो ये अगेन पंजाब टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो उसकी लाइनिंग होती है। तो अगेन आपने अगर ये पंजाब टेक्स्ट बुक का पढ़ा होगा तो आप लगाएंगे, वरना वही बात है कि स्टूडेंट जो है वो तुक्का लगाते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो लगा देते हैं आंसर। तो दैट्स वाई नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ना डिटेल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर MD कैट प्रिपरेशन।
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ। ये बहुत सिंपल है, यानी सिंपल जो न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट रेडियस है जहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो जो कैलकुलेट किया गया है वो है 0.53 नैनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद बेसिस। अब बेसिस के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा? ऑब्वियसली बात है, बेसिस के साथ एसिड्स रिएक्ट करेंगी और बेसिस के साथ अगर कोई बेस होगी वो रिएक्ट नहीं करेगी। तो अब यहाँ देखें, पहला ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो होता ही एसिड है। HCl ये भी एसिड होता है। अब फिनोल और एथेनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक बिहेव करता है? फिनोल। फिनोल भी एसिडिक बिहेव करता है, तो इसका मतलब है एथेनॉल जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, next is question number 34, in which of the following body part protein is not present। अब ये वाली लाइन भी जो है बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर, प्रोटीन का टॉपिक, और ये पंजाब टेक्स्ट बुक्स से ली गई है कि वहाँ पर ये बताया गया कि प्रोटीन जो है वो बॉडी के तमाम नॉन बोनी पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। नॉन बोनी पार्ट्स में प्रोटीन्स ही होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहाँ पर प्रोटीन्स नहीं होती? बोन्स में नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो मेटामेरिज्म। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेटामेरिज्म क्या होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो उसके साइड पे जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन चेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, देखें 4 कार्बन्स थे, इसमें 1 और 3 और इसमें 2 और 2, इस तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो अब कौन सा जो है वो हमारे पास मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा? एल्डिहाइड्स, क्योंकि जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, जो बिल्कुल चेन के फर्स्ट कार्बन पे या फर्स्ट या लास्ट आप कह सकते हैं पे प्रेजेंट होते हैं, वो मेटामेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट गिवन बाय एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स कौन सा टेस्ट नहीं देते? तो अगेन ये आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक में डिटेल से टेस्ट्स दिए हुए हैं। बेनेडिक्ट, टॉलेंस और फेलिंग्स, ये तीनों जो है वो एल्डिहाइड्स देंगे, और नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट जो है वो कीटोन्स परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एल्डिहाइड कौन सा टेस्ट नहीं देंगे? सी, नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट, पंजाब टेक्स्ट बुक। तो ये मैंने एल्डिहाइड और कीटोन्स के चैप्टर में डिटेल से भी ये रिएक्शंस करवाए हुए हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म एल्केन्स। अब एल्केन्स यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि रिग्नॉर्ड के साथ रिएक्ट करके एल्केन बनाता है? तो ये ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली पंजाब टेक्स्ट बुक से लिया गया है, क्योंकि नेशनल बुक फाउंडेशन में आपको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का अमोनिया, वाटर और मेथनॉल के साथ रिएक्शन नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों में ऐसा होता है कि आपके पास एट दी एंड अल्केन्स ही बनते हैं। ठीक है, अमोनिया, वाटर और मेथनॉल के साथ रिएक्शन के बाद अल्केन्स ही बनते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38, अ गैस हैविंग वॉल्यूम ऑफ 1 cubic decimeter इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल एट 1 cubic decimeter एंड 2.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर, द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड। यानी गैस को एक्सपेंड किया गया, मतलब उसके ऊपर से प्रेशर हटाया गया, और नया प्रेशर 2 है। व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम इफ द टेम्परेचर इज मेंटेन एट 273। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सिंपल है, इसमें P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2 का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पर देखें केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट वाली जो कंडीशन है T1 वो डिग्री सेंटीग्रेड में दी है, तो उसको आप कन्वर्ट कर लें 1 + 273, तो ये आपके पास 274 हो जाएगा। ठीक है, और T2 टेम्परेचर जो है वो 273 है। इसी तरीके से आपने V2 फाइंड आउट कर लेना है, और आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा 1.25 dm³। Next is question number 39, fruity smell of organic compounds is because of। तो ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट लिया गया है, एस्टर्स की फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वही बात है कि बोथ आइस एंड लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप हाई टेम्परेचर से ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, आप लिक्विड से किसी चीज़ को ठंडा कर रहे हो तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे से बाद में एकदम से 0 से कम होता जाएगा, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप आइस ले रहे हो और उसको मेल्ट करते जा रहे हो
तो 0 के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो किस में चले जाएगा, लिक्विड में सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 0 पे दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 41। फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फॉर्मिक एसिड किस से ऑब्टेन्ड होता है, एंट एसिड से। अगेन ये पंजाब टेक्स्ट बुक से लिया गया है, और आप जब पंजाब टेक्स्ट बुक में देखेंगे एसिड्स का चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उसमें आपको एक टेबल भी बना हुआ नज़र आएगा कि कौन कौन से एसिड्स कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रोटीन, क्वेश्चन नंबर 42। प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर बनते हैं, अमाइनो एसिड्स से। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमॉर्फ ऑफ कॉपर। तो ये जो आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, येलोट्रॉपी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये नेशनल बुक फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में आइसोमॉर्फ्स एक्सप्लेन नहीं हुए हुए, ठीक है, हुए हैं, लेकिन वो आप कंपाउंड्स की फॉर्म में हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पर एलिमेंट्स के आइसोमॉर्फ्स पूछे हुए हैं। तो ये पंजाब टेक्स्ट बुक से लिया गया है, ठीक है। सिल्वर जो है वो कॉपर और सिल्वर एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स हैं, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44। रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन स्टेप्स मस्ट कंटेन, जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहे होते हैं, इन स्टेप्स लिखा हुआ है ना, स्टेप्स का मतलब है ज़्यादा सारे स्टेप्स, ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए, वही बात है कि उनमें बोथ रेट डिटर्मिनिंग और स्लोएस्ट स्टेप होना चाहिए, ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 45। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर व्हेन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग डैश टू इट्स लेयर, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में आपने पढ़ा होगा कि जो है वो आपके पास एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी की वजह से डिफरेंट साइड्स की वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ग्रेफाइट की लेयर्स हैं, ठीक है, इस तरह से ग्रेफाइट की लेयर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड भी हैं, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर टू द लेयर्स करंट पास करेंगे तो वो पास नहीं होगा, लेकिन अगर पैरेलल टू द लेयर्स पास करेंगे तो करंट को फ्लो होने देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 46। व्हेन टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अब वही बात है कि P2O5 हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी वाटर रिमूव करता है। तो दो एसिड्स में से जब वाटर निकलेगा तो हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक है। ये भी सिंपल है, ये आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 47। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन pairs are arranged around the central atom to maintain at maximum distance apart to keep repulsion minimum। ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट ली गई है बुक की, ठीक है। यानी वेस्पर थ्योरी में आपको बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं ताकि रिपल्शन जो है वो कम से कम हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48। द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इन 17th century clearly shows that few elements are components of many substances। अब ये कौन सी स्टडी है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है पंजाब टेक्स्ट बुक से, ठीक है। पहले चैप्टर का फर्स्ट पेज, उसमें से ये स्टेटमेंट ली गई है कि क्वांटिटेटिव स्टडी से ये बात पता चली है कि फ्यू एलिमेंट्स जो हैं वो मैनी सब्सटेंसेस के जो है वो कंपोनेंट्स में शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49। अल्काइल हैलाइड्स जनरली गिव विच टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब ये तो आपने अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में एलिमिनेशन रिएक्शंस भी पढ़े हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपके पास SN1 SN2 हैं और एलिमिनेशन रिएक्शंस E1 E2 हैं। तो उनको स्पेशली क्या नाम दिया गया है, बीटा एलिमिनेशंस का, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि अल्काइल हैलाइड्स में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, ठीक है। यानी ये कार्बन है अल्फ़ा और ये बीटा, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन के साथ हेलोजिन अटैच है, हेलोजिन, ठीक है। हेलोजिन जो है वो अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच है और बीटा कार्बन का जो है वो हाइड्रोजन ये रिमूव होता है, जिसकी वजह से अल्कीन्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। फिनोल इज डैश लिक्विड। फिनोल कौन सा लिक्विड है, डेंस, हार्ड, डी लिक्विसेंट, इंटरमिटेंट, ठीक है।
तो हमारे पास डीलिक्विसेंट लिक्विड है ये अगेन पंजाब टेक्स्ट बुक से ये लिया गया है। यहाँ पर आप डीलिक्विसेंस का जो मीनिंग है वो भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिसमें जो भी हमारे पास सब्सटेंस है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, और एक सोल्यूशन सा बना देता है। मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास फिनोल जो है वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक से लिया गया है। डीलिक्विसेंट का वर्ड आपको नेशनल बुक फाउंडेशन में नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 51। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेन्स डैश कलर्ड लाइन सेपरेटेड बाय अ डेफिनेट डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर देखें स्पेक्ट्रम को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन ही नहीं किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको खुद से ही थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेन्स डैश कलर्ड लाइंस। अब वो 2 हैं या 3 हैं, यानी एक तो हो नहीं सकती, ठीक है। कितनी कलर्ड लाइंस हैं सेपरेटेड बाय डेफिनेट डिस्टेंस? अब एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। और सोडियम के लिए कलर का वर्ड यूज़ किया हुआ है कि वो स्पेक्ट्रम में येलो कलर लाइंस देती हैं, ये आपकी बुक में आपको मिलेगा। तो इस वजह से आप फिर वो अंदाज़न बता सकते हैं कि 2 येलो लाइंस जो हैं वो सेपरेट होती हैं बाय डेफिनेट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारे पास एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि क्लियरली ये वाली चीज़ें जो है वो बुक में स्किप की हुई हैं, बुक में आपको नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 52। इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाइल बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, आप क्या करते हैं? जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है उसमें आप सबसे पहले किस चीज़ को बैलेंस करते हैं? सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, बाद में हाइड्रोजन खुद ही बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53। टेट्रा इथाइल एडिशन टू पेट्रोल इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है? वैसे आप जो है वो इसको एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे आप इसको ऐड करते हैं नॉकिंग को डिक्रीज़ करने के लिए। तो ये क्या करता है कि प्रोसेस को कैटलाइज करता है, ठीक है। टेट्रा इथाइल लेड जो है वो प्रॉपरली क्या करता है, जो भी कंबस्चन है उसको कैटलाइज कर रहा होता है, एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा था, इसको हम पॉजिटिव कैटालिसिस कहते हैं, ठीक है। अगेन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि पॉजिटिव कैटालिसिस का वर्ड प्रॉपरली बुक में यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, ना ही नेशनल बुक फाउंडेशन में और ना ही पंजाब में। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 54। द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्टॉर्टेड इज टर्म्ड एज। ये पोलराइजेबिलिटी है और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है चैप्टर में से। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैव सेम। अब आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 6BR। 6B में कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? वही बात है कि अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स सारे के सारे तो हमें याद नहीं होते, लेकिन अगर आपको फर्स्ट जो पीरियड है D एलिमेंट्स का वो भी याद हो, ठीक है। स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम है, फिर वेनेडियम है, फिर क्रोमियम है, ठीक है, फिर मैग्नीज, आयरन और यहाँ पर कोबाल्ट, निकल, कॉपर और लास्ट में जिंक होगा, ठीक है। तो अगर आप इनको आपको पता होना चाहिए जो ग्रुप्स हैं ये 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये 6 ग्रुप जो होगा ना, 6B ग्रुप, वो क्रोमियम वाला ग्रुप होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको सारे नेम्स नहीं भी याद तो लास्ट D ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि देखें पंजाब में मैंने यहाँ पर 15 MCQs जो हैं वो डायरेक्टली पंजाब की बुक से उठाए गए हैं, जो कि आपको नेशनल बुक फाउंडेशन में नहीं मिलेंगे, और बाकी 2 जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल थे, जिसको आप खुद से जो है वो आपने आंसर चूज़ करना था। तो अगर हम कंक्लूड करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो अगर आपने सिंपल नेशनल बुक फाउंडेशन से तैयारी की हुई है तो आपके केमिस्ट्री में 73% मार्क्स आ सकते हैं, और अगर आपने पंजाब की बुक से भी वही टॉपिक्स जो कि PMC की करिकुलम में हैं, ठीक है, वो अगर किया है आपने किया हुआ है तो 96% आपके मार्क्स आ सकते हैं। और अगर जो भी कंसेप्चुअल 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हो तो आपके केमिस्ट्री में 100% मार्क्स जो हैं वो आ सकते हैं टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ से आपने आइडिया लगा लिया कि किस तरह से बार बार जो है बुक की स्टेटमेंट्स की रिवीजन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ आपने पंजाब टेक्स्ट बुक की बहुत अच्छी से जो है वो तैयारी करनी है, उसको रिपीट करना है और रिवाइज़ करना है, ओके।
स्टूडेंट्स इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएँ। थैंक यू।